नमस्कार दोस्तों, मैं पवन न्योड़। अपने कल पढ़ा था भारत की जलवायु में कुछ एक टर्में थी, जैसे जलवायु किसे कहते हैं, मौसम किसे कहते हैं, मानसून, प्रत्यावर्तन किसे कहते हैं। आज अपने शुरू करेंगे भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, यानी जो अपने इंडिया की जलवायु है उसको प्रभावित कौन कौन से तत्व करते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। देखो, जो भारत की जलवायु है उसको प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों की चर्चा करें तो एक नंबर आती है अक्षांशीय स्थिति। अक्षांशीय स्थिति यानी अक्षांशीय स्थिति के आधार पर भारत की जलवायु कैसी है। 2 नंबर बात करें तो 2 नंबर हो जाएगी अपने पर्वतों की दिशा। पर्वतों की दिशा। 3 नंबर बात करें तो 3 नंबर हो जाएगा समुद्र से दूरी। समुद्र से दूरी यानी समुद्र की दूरी के आधार पर भारत की जलवायु कैसी है। 4 नंबर हो जाएगा धरातलीय उच्चावच। धरातलीय उच्चावच। और 5 नंबर हो जाएगा अपने धरातलीय स्वभाव, यानी धरातलीय स्वभाव के आधार पर भारत की जलवायु कैसी पाई जाती है। यानी ये 5 तत्व ऐसे है जो मुख्य रूप से भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। यानी अक्षांशीय स्थिति के आधार पर भारत की जलवायु कैसी है, पर्वतों की दिशा के आधार पर, समुद्र से दूरी के आधार पर, धरातलीय उच्चावच के आधार पर और धरातलीय स्वभाव के आधार पर। 1 नंबर पॉइंट लेते हैं अपने अक्षांशीय स्थिति, यानी अक्षांशीय स्थिति के आधार पर जो अपने भारत है उसमें जो जलवायु है वो कैसी पाई जाती है। तो अक्षांशीय स्थिति को समझने के लिए थोड़ा सा अपने विश्व का डायग्राम बनाते हैं। ये मान लो ग्लोब हो गया और यहाँ से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध और नीचे हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, या इसको बोलते हैं अपने कर्क रेखा। उसके बाद में यहाँ से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, और यहाँ पर हो जाएगी अपने 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। फिर यहीं नीचे बात करें तो यहाँ पर रेखा गुजरती है अपने 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, ये इसको बोलते हैं अपने मकर रेखा। और जस्ट इसके नीचे से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, और यहाँ पर हो जाएगी अपने 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। यानी अक्षांशीय स्थिति के आधार पर अपने भारत की जलवायु ज्ञात करें। अक्षांशीय स्थिति के आधार पर देखो भाई, यानी अपने सूर्य की स्थिति की बात करें, यानी ये यहाँ पर अपना क्या है, सूर्य है, ये सूर्य की स्थिति है। सूर्य वो हमेशा किन अक्षांशों के मध्य सीधा चमकता है, ठीक है। तो सूर्य हमेशा किन अक्षांशों के मध्य चमकेगा, इसके लिए देखो अभी थोड़ा सा अपने डायग्राम में समझते हैं। यानी जो सूर्य की स्थिति होती है वो हमेशा कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य होती है। अपने बात करें 21 जून की, 21 जून को सूर्य क्या है, सीधा कहाँ पर चमकता है, कर्क रेखा पर। यानी 21 जून की जो स्थिति होती है वो क्या होती है कि जो सूर्य होता है वो सीधा कहाँ पर चमकता है, कर्क रेखा पर चमकता है। और इस दिन उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी क्या होती है, रात। यानी दिन तो क्या होगा, सबसे बड़ा, और रात हो जाएगी सबसे छोटी, ये स्थिति होती है। उसके बाद में जून के बाद में अपने सितंबर में चले जाएंगे और 23 सितंबर की बात करें, 23 सितंबर को सूर्य है वो भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, और इस दिन क्या है, दिन और रात बराबर होते हैं। उसके बाद में आगे चले जाएगा सूर्य, 22 दिसंबर की बात करें, 22 दिसंबर को सूर्य सीधा चमकता है मकर रेखा पर। तो इस दिन अपने उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में जो रात होती है वो तो सबसे बड़ी होती है और जो दिन होता है वो क्या होता है, सबसे छोटा होता है। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में दिन होता है वो सबसे बड़ा होता है और रात होती है वो सबसे छोटी होती है। उसके बाद में वापस सूर्य उत्तरायण होगा और ये अपने 21 मार्च को कहाँ पर सीधा चमकेगा, भूमध्य रेखा पर। और इस दिन भी क्या होता है, दिन और रात क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यानी जो सूर्य की स्थिति है वो कैसी है, ये वर्ष में एक बार तो कर्क रेखा पर सीधा चमकेगा, कब, 21 जून को, और एक दिन मकर रेखा पर सीधा चमकेगा, कब, 22 दिसंबर को, और 2 बार साल में 23 सितंबर और
21 मार्च को कहां पर सीधा चमकेगा? भूमध्य रेखा पर। तो यानी जो सर्वाधिक ताप होता है सूर्य का वो किन अक्षांशों के मध्य होता है? कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य। यानी सूर्य वो ना तो कर्क रेखा से ऊपर जाता है और ना मकर रेखा से नीचे आता है। उसके बाद में बात करें अपने यहाँ की, यानी 66.5 से 90 यानी ध्रुवों की बात करें, जब सूर्य 21 जून को कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो इसकी थोड़ी बहुत किरणें कहां पर पहुंचती है? उत्तरी ध्रुव पर पहुंचती है। और यहां पर 6 महीने का क्या होता है? 6 महीने का दिन होता है। और दक्षिणी गोलार्ध या दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने की क्या होती है? 6 महीने की रात होती है। यानी दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने की रात होगी और उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होगा। लेकिन जब सूर्य 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सीधा चमकता है तब यहां पर दक्षिणी ध्रुव पर क्या है? 6 महीने दिन होता है और यहां पर 6 महीने क्या होती है? रात होती है। यानी स्वाभाविक है यहां पर सूर्य की किरणें नाम मात्र पहुंच पाती है, इसलिए यह सारा का सारा क्षेत्र वो कैसा है? बर्फीला क्षेत्र है, बर्फीला क्षेत्र। और यहां पर सर्वाधिक क्या है? गर्मी पड़ती है। यानी तापमान वो सूर्य का सर्वाधिक है वो कहां पर पड़ता है? कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य। यानी सर्वाधिक तापमान यहां पर पड़ने के कारण ये कौन सा कटिबंध हो जाएगा? उष्ण कटिबंध। यानी इस क्षेत्र को बोलेंगे अपने उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश। उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश। और इस क्षेत्र में 66.5 से 90 दक्षिणी और 66.5 से 90 उत्तरी, यहां पर बर्फीला क्षेत्र है। तो यहां की जो जलवायु हो जाएगी वो कैसी होगी? ठंडी। तो यानी शीत कटिबंधीय जलवायु प्रदेश। और ये भी 66.5 से 90 शीत कटिबंधीय जलवायु प्रदेश हो जाएगा। अब बात करें अपने कर्क रेखा से 66.5 डिग्री उत्तरी और मकर रेखा से 66.5 डिग्री दक्षिणी। इनमें देखो इस क्षेत्र के मुकाबले यहां पर गर्मी है वो क्या होती है, या सूर्य का ताप है वो क्या होता है? कम पहुंचता है। और इसके मुकाबले क्या होता है? ज्यादा होता है। ये स्थिति यहां पर है। इस क्षेत्र में इसके मुकाबले तापमान कम होगा लेकिन इस क्षेत्र के मुकाबले क्या होगा? ज्यादा। यानी यहां पर क्या होगा? शीत और उष्ण का क्या होगा? मिश्रण होगा। तो यानी यहां की जो जलवायु हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी? शीत प्लस उष्ण यानी शीतोष्ण। शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश। और इधर भी क्या हो जाएगी? शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश। ठीक है, तो यानी ये हो जाएगी विश्व के जलवायु के प्रदेश। अपने बात करिए अक्षांशीय स्थिति के आधार पर भारत की जलवायु कैसी है, तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार वो क्या हो जाएगा? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। यानी भारत की जो अक्षांशीय स्थिति वो कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। यानी ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा यहां से ऊपर, यानी 8 यहां से शुरू होकर 37 यहां तक। ठीक है, यानी ये हो जाएगी अपने भारत की स्थिति। तो यानी इस आधार पर जो भारत की जलवायु है वो कैसी हो जाएगी? यानी भारत वो कौन से कटिबंध में पड़ता है? तो यानी ये कर्क रेखा ये बिल्कुल भारत के मध्य से गुजरती है। तो कर्क रेखा से ऊपर वाला क्षेत्र वो तो किस में आता है? शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश में। और कर्क रेखा से नीचे वाला क्षेत्र वो किस में आता है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश में। तो यानी अक्षांशीय स्थिति के आधार पर भारत में 2 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। एक तो कर्क रेखा से नीचे, कर्क रेखा से नीचे कैसी हो जाएगी? उष्ण कटिबंधीय जलवायु। उष्ण कटिबंधीय जलवायु। और कर्क रेखा से ऊपर बात करें, कर्क रेखा से ऊपर, तो कर्क रेखा से ऊपर हो जाएगी शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। तो यानी अक्षांशीय स्थिति के आधार पर
भारत में 2 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। उत्तरी भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु और दक्षिणी भारत में उष्ण कटिबंधीय जलवायु। तो यानी ये हो जाएगी अक्षांशीय स्थिति के आधार पर भारत की जलवायु। उसके बाद में 2 नंबर पॉइंट लेते हैं अपने समुद्र से दूरी के आधार पर। समुद्र से दूरी के आधार पर, तो यानी थोड़ा सा पहले तो हेडिंग लिखते हैं समुद्र से दूरी। समुद्र से दूरी के आधार पर भारत की जलवायु कैसी है, तो थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं अपने भारत का। ये हो जाएगा अपने भारत का डायग्राम। देखो भारत के समुद्र लगता है क्या, बिल्कुल लगता है, यानी यहां पर लगता है। इसके नीचे कौन सा सागर है, हिंद महासागर। हिंद महासागर, यानी इसके नीचे भारत के बिल्कुल नीचे हिंद महासागर पड़ता है, और इसी का हिस्सा इधर पड़ता है अपने अरब सागर, और इधर हो जाएगी बंगाल की खाड़ी। यानी भारत के कौन सा महासागर छूता है सीमा, तो हिंद महासागर, और हिंद महासागर के 2 हिस्से, एक तो बंगाल की खाड़ी और एक अरब सागर। यानी अरब सागर वो भारत के पश्चिम दिशा में, और बंगाल की खाड़ी वो भारत के पूर्वी दिशा में पाई जाती है। तो देखो समुद्र से दूरी के आधार पर भारत की जलवायु कैसी है। तो देखो थोड़ी सी एक चीज देखनी है आपको, जल की एक विशेषता होती है। जल क्या होता है, धीरे धीरे तो गर्म होता है, धीरे धीरे गर्म होता है, और धीरे धीरे क्या होता है, ठंडा होता है। ये जल की विशेषता होती है। यानी अपने पानी उबालते हैं तो काफ़ी टाइम लगता है उबालने में, धीरे धीरे गर्म होता है, और ठंडा होने में भी क्या है, काफ़ी टाइम लगता है। ठीक है, तो अब देखो ये स्थिति, यानी अपने समुद्र लगता है दक्षिणी भारत में, यानी अपने गुजरात से लेकर और पश्चिमी बंगाल तक, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक समुद्र लगता है। अब कुछ एक चीज़ है, जैसे एक तो आता है स्थल भाग, स्थल भाग, और एक आता है अपने जल भाग। स्थल भाग है वो सर्वाधिक गर्म कब होता है, तो यानी स्थल भाग है वो सर्वाधिक गर्म होगा 2 PM को, यानी दोपहर के 2 बजे, और जलीय भाग है वो सर्वाधिक गर्म होता है 5 PM को, यानी शाम के 5 बजे। यानी अपने जो कड़ाके की गर्मी पड़ती है स्थलीय भाग पर वो कब पड़ती है, 2 बजे, और जलीय भाग पर यानी समुद्री इलाकों में 5 बजे पड़ेगी। ठीक है, तो यानी 5 बजे के लगभग बात करें तो क्या सूर्य है वो क्या ढलना शुरू हो जाता है। ठीक है, और उस समय जलीय भाग क्या होता है, सर्वाधिक गर्म होता है। इस वजह से यहाँ पर क्या ना तो ज़्यादा तापमान होता है और ना ही कम तापमान होता है। यानी यहाँ पर जो मौसम है या जो जलवायु वो कैसी रहती है, लगभग सम प्रकार की, यानी समान प्रकार की रहती है, समान प्रकार की। समान प्रकार को अपने जियोग्राफी भाषा में बोलते हैं सम जलवायु, सम जलवायु। ठीक है, इसी वजह से तो अपने बात करें दक्षिणी भारत की, दक्षिण भारत में क्या धान की 3 फसलें बोई जाती है एक साल में, अमन, ओस और बोरो। क्यों बोई जाती है, क्योंकि यहाँ पर समुद्र लगता है दक्षिणी भारत में, और इस वजह से वर्ष में तापमान क्या रहता है, समान, और जलवायु भी कैसी हो जाएगी, समान। तो इसलिए यहाँ पर सम जलवायु, यानी समुद्र से दूरी के आधार पर दक्षिण भारत की जो जलवायु है वो तो कैसी है, सम जलवायु। लेकिन उत्तरी भारत में समुद्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि ये सारा का सारा कौन सा भाग है, स्थलीय भाग है। इसलिए यहाँ पर जलवायु कैसी हो जाएगी, विषम प्रकार की, यानी विषम जलवायु पाई जाती है। तो यानी समुद्र से दूरी के आधार पर पूछ ले तो दक्षिण भारत की जलवायु कैसी हो जाएगी, सम प्रकार की जलवायु, और उत्तरी भारत की कैसी हो जाएगी, विषम प्रकार की जलवायु। उसके बाद में अपने 3 नंबर पॉइंट लेते हैं। 2 तो हो गए अपने अक्षांशीय स्थिति के आधार पर और समुद्र से दूरी के आधार पर। अब लेते हैं अपने पर्वतों की दिशा के आधार पर। पर्वतों की दिशा के आधार पर क्या पर्वत है वो भी अपने जो भारत की जलवायु है उसको प्रभावित करते हैं क्या। चलो थोड़ा सा एक डायग्राम बनाते हैं। पर्वत है वो कैसे अपने भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल करते हैं, पर्वत अब भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। देखो उसके बारे में चर्चा करेंगे अपने। देखो यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी पाई जाती है अपने यहाँ पर जिसका नाम है हिमालय पर्वतमाला। हिमालय पर्वतमाला
या इसको बोलते हैं उत्तर की विशाल पर्वतमाला, उत्तर की विशाल पर्वतमाला। और एक यहाँ पर पर्वत श्रेणी पाई जाती है जिसका नाम है अरावली, अरावली पर्वतमाला। ठीक है, अब देखो भी अपने यहाँ पर एक द्वीप पड़ता है हिंद महासागर में जिसका नाम है मेडागास्कर द्वीप, मेडागास्कर द्वीप हिंद महासागर में पड़ता है ये द्वीप, हिंद महासागर में। यहां से क्या होता है, भारतीय मानसून की उत्पत्ति होती है, क्योंकि उत्पत्ति होने का मुख्य कारण है वो ये क्षेत्र है। यहाँ पर जो अपने थार का मरुस्थल है उसमें क्या बनता है, न्यून वायुदाब के अंदर, न्यून वायुदाब के अंदर। और अपने मेडागास्कर द्वीप है यहाँ पर क्या बनता है, उच्च वायुदाब के अंदर, उच्च वायुदाब के अंदर। और जो पवनें होती है हमेशा किस दिशा में चलती है, पवन होती है वो पवन या हवा वायु है वो हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। तो यानी यहाँ से क्या है, मानसून की उत्पत्ति होगी, यहाँ से इधर से चलेगा अपने मानसूनी हवा। और अपने जो दक्षिणी भारत की जो आकृति है वो किस प्रकार की है, त्रिभुजाकार आकृति है। त्रिभुजार आकृति होने के कारण जब ये यहाँ से टकराएगा तो ये दो भागों में बंट जाएगा। जो मानसून है दक्षिणी पश्चिमी मानसून बोलते हैं इसको, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून है ये सबसे पहले टकराएगा कहाँ पर, केरल के तट पर, केरल के तट पर। और यहाँ पर दो भागों में बंट जाएगा, इधर पड़ता है अपने अरब सागर, तो इस आधार पर इसका नाम हो गया अरब सागर की शाखा। और इधर पड़ती है अपने बंगाल की खाड़ी, तो दूसरी शाखा हो जाएगी बंगाल की खाड़ी की शाखा। यानी जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है उसको दो भागों में डिवाइड कर दिया, एक तो अरब सागर की शाखा और दूसरी बंगाल की खाड़ी की शाखा। यानी जो अरब सागर की शाखा वो सबसे पहले भारत में प्रवेश करती है और वर्षा कहाँ पर करती है, केरल की पहाड़ियों या केरल के तट पे करती है। उसके बाद में ये थोड़ा सा ऊपर गोवा वगैरह में वर्षा करती हुई और गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में वर्षा करती है, काठियावाड़ यहाँ पे वर्षा करती है। और इसी क्षेत्र में गुजरात में गिर अभ्यारण्य पाया जाता है, गिर अभ्यारण्य। और गिर अभ्यारण्य वो क्यों प्रसिद्ध है, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो एशिया के प्रसिद्ध शेरों के लिए प्रसिद्ध है, एशियाई शेर पाए जाते हैं जिसे क्या बोलते हैं अपने, बब्बर शेर, बब्बर शेर। जो बब्बर शेर पाए जाते हैं वो कहाँ पर पाए जाती है, गिर अभ्यारण्य में। एक छोटा सा क्वेश्चन ये भी आ जाता है, जैसे अपने भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो कौन सा है, यानी वो बाघ है, ठीक है, वो कौन सा शेर है, जो टाइगर है वो कहाँ का है, गिर का है या और कहीं का है। तो अपने जो भारत का जो राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया वो टाइगर है वो कौन सा है, वो गिर अभ्यारण्य का नहीं होकर यहाँ पर पड़ता है बंगाल में, बंगाल टाइगर। यानी बंगाल टाइगर को अपना क्या राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। उसके बाद में जो ये शाखा है ये अरावली के समांतर होने के कारण राजस्थान में वर्षा नहीं करती है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ये राजस्थान में बिल्कुल भी वर्षा नाम मात्र की करती है, थोड़ी बहुत जालोर और बाड़मेर क्षेत्र में थोड़ी बहुत करती है, बाकी राजस्थान में ये वर्षा कहीं पर नहीं करती। हाँ ये विशेषता, ये वर्षा तो नहीं करती लेकिन NaCl जैसे पदार्थ छोड़ जाती है, यानी नमक जैसे पदार्थ छोड़ जाते हैं, जो अपने पश्चिमी राजस्थान में क्या खारे पानी की झीलों का मुख्य कारण है। यानी यहाँ पर खारे पानी की झीलें नाले पाए जाते हैं। उसके बाद में ये आगे हरियाणा पंजाब होते हुए हिमाचल प्रदेश में चली जाएगी। ठीक है, अब अपने दूसरी शाखा लेते हैं, बंगाल की खाड़ी की शाखा। यानी ये बंगाल की खाड़ी की शाखा ये तमिलनाडु में वर्षा करती है और तमिलनाडु में वर्षा करने के बाद में ये बंगाल की खाड़ी से होते हुए और यहाँ से थोड़ी बहुत नमी भी ग्रहण कर लेती है। नमी ग्रहण करने के बाद में 7 बहनों के क्षेत्र में खूब वर्षा करती है, यानी अपने नागालैंड, मणिपुर, असम, मेघालय इस क्षेत्र में क्या सर्वाधिक वर्षा करती है, 7 बहनों के क्षेत्र में। और यहाँ पर भी जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो कहाँ पर होती है, मौसिनराम में, मौसिनराम में। यानी विश्व की जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो कहाँ पर होती है, मौसिनराम में। लगभग कितनी होती है, 1392 सेंटीमीटर के लगभग। यानी विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला अगर स्थल है तो वो कौन सा हो जाएगा, मौसिनराम की पहाड़ियाँ हो जाएगी, मेघालय में पड़ती है। और इससे पहले मौसिनराम से पहले जो वर्षा होती थी वो कहाँ पर होती थी, चेरापूंजी में होती थी। चेरापूंजी, दोनों पहाड़ियाँ पास पास ही है। पहले चेरापूंजी में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती थी लेकिन वर्तमान में मौसिनराम में होती है। थोड़ा सा ध्यान रखना चाहती है, रख लेना, चेरापूंजी का नाम चेंज करके अब सोहरा प्रदेश कर दिया है, सोहरा प्रदेश।
उसके बाद में यहाँ पर वर्षा करने के बाद में ये पश्चिमी बंगाल से बिहार, बिहार से यूपी, एमपी और फिर ये हिमाचल प्रदेश में एक स्थान पड़ता है धर्मशाला, और धर्मशाला में इनका क्या हो जाता है, मिलन होता है। यानी जो दक्षिण पश्चिम मानसून की दो शाखाएं बनी थी, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, यानी ये अलग कहाँ से हुई थी, यहाँ से हुई थी, केरल से, ठीक है। लेकिन इनका जो मिलन होता है वो कहाँ पर होता है, धर्मशाला में होता है, ठीक है। ये दोनों शाखाएं आपस में कहाँ पर मिल जाएगी, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में। उसके बाद में ये क्या है, फिर मध्य प्रदेश से होते हुए और अपने झालावाड़ से राजस्थान में प्रवेश करती है, झालावाड़ से, ठीक है। तो यानी फिर ये राजस्थान में भी वर्षा करेगी, क्योंकि इस साइड में फिर क्या अरावली इसके ऑपोजिट साइड में, तो यहाँ पर टकरा के वर्षा होगी, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में इतनी वर्षा नहीं होती है। तो यानी पर्वतों के दिशा के आधार पर बात करें तो पर्वतों की दिशा के आधार पर तो क्या है, कहीं कहीं पर तो क्या जो पर्वत है उसके सामने वहाँ पर तो खूब वर्षा हो रही है, बाढ़ की स्थिति तक बन जाती है, लेकिन जो इसके समांतर हो जाए वहाँ पर क्या है, वर्षा नहीं होती है और अकाल की स्थिति हो जाती है। तो यानी पर्वतों की दिशा के आधार पर जो भारत में जलवायु पाई जाती है वो किस प्रकार की हो जाएगी, विषम प्रकार की जलवायु। यानी भारत में जो जलवायु पाई जाती है वो कैसी पाई जाती है, विषम प्रकार की। बिल्कुल पर्वतों की दिशा के आधार पर जलवायु हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, विषम प्रकार की, और पर्वत भी भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। उसके बाद में अपने नेक्स्ट पॉइंट लेंगे उच्चावच के आधार पर, यानी धरातलीय उच्चावच के आधार पर। धरातलीय उच्चावच के आधार पर जो भारत की जलवायु है वो कैसी पाई जाती है, धरातलीय उच्चावच। धरातलीय उच्चावच, देखो थोड़ा सा मैप बनाती है अपने इंडिया का। देखो उच्चावच के आधार पर बात करें तो भारत में कई प्रकार की स्थलाकृतियां पाई जाती है। जैसे यहाँ पर अपने हिमालय पाया जाता है जिसकी ऊंचाई लगभग 7-8 हज़ार मीटर तक है। यहाँ पर अपने क्या है, मैदान पाया जाता है जिसकी ऊंचाई लगभग 150 से 300 मीटर तक है। यहाँ पर अपने पठार पाया जाता है जिसकी ऊंचाई लगभग 300 से 600 मीटर तक है। कुछ एक यहाँ पर पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती है, जैसे अरावली पाई जाती है यहाँ पर, कुछ एक यहाँ पर पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। और पर्वतों की ऊंचाई कितनी होती है, लगभग 600 से 900 मीटर, और इससे ऊपर होते हैं वो पर्वत शिखर या चोटियाँ हो जाएगी। तो यानी थोड़ी सी एक चीज़ है, जैसे अपने 32 मीटर की गहराई में जाएंगे, 32 मीटर की, यानी थोड़ी सी एक चीज़ लेते हैं अपने, जैसे 32 मीटर की गहराई में जाते हैं तो तापमान में क्या फर्क पड़ेगा, 1 डिग्री तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी प्लस हो जाएगा। 1 डिग्री तापमान क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन 165 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे, 165 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो 1 डिग्री तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पर तो क्या 1 डिग्री तापमान बढ़ता है और यहाँ पर क्या हो जाता है, कम। यानी 32 मीटर की गहराई पर जाने पर 1 डिग्री तापमान क्या हो जाएगा, कम, यानी कमी होती है। और ऊंचाई पर जाएंगे यानी 165 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो तापमान में क्या प्रभाव पड़ेगा, 1 डिग्री कम हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर बात करें मैदान की और इधर पर्वतों की और पठारों की बात करें तो यानी तापमान में क्या डिफरेंस पाया जाता है। जैसे अपने बात करें गुजरात की, गुजरात और इधर पश्चिमी बंगाल है, गुजरात और पश्चिम बंगाल का कुछ एक क्षेत्र वो क्या एक ही देशांतर पर पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन इनके तापमान में क्या है, भिन्नता पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, क्योंकि गुजरात वो कौन से क्षेत्र में पड़ता है, मैदानी क्षेत्र में, और जो पश्चिमी बंगाल है वो कौन से क्षेत्र में पड़ता है, पर्वत या पहाड़ी क्षेत्र में पड़ता है। तो यानी ऊंचाई के कारण यहाँ पर क्या तापमान में भिन्नता पाई जाती है, क्योंकि जैसे जैसे ऊंचे जाएंगे 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान में क्या कमी हो जाएगी, 1 डिग्री है वो तापमान क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो यानी भारत में विभिन्न प्रकार की भौगोलिक जो स्थिति है वो पाई जाती है, जैसे हिमालय है, मैदान है, पठार है, पर्वत है। तो इस कारण क्या तापमान में भिन्नता पाई जाती है यहाँ पर, यानी उष्ण, शीतोष्ण, शीत प्रकार की जलवायु, तीनों चारों प्रकार की जलवायु, यानी हिमालय में तो टुंड्रा प्रकार की भी जलवायु पाई जाती है, ठीक है। तो यानी इस प्रकार धरातलीय स्वभाव की बात करें तो धरातलीय स्वभाव के आधार पर जो भारत में जलवायु पाई जाती है वो कैसी हो जाएगी, विषम प्रकार की जलवायु, विषम प्रकार की जलवायु। यानी भारत में जो जलवायु पाई जाती है वो कैसी पाई जाती है, विषम प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जिसके एक बार चर्चा कर लेते हैं, जैसे अपने अक्षांश स्थिति के आधार पर बात करें, अक्षांश स्थिति के आधार पर भारत में क्या शीत प्रकार की जलवायु पाई जाती है क्या,
बिल्कुल नहीं पाई जाती। लेकिन धरातलीय उच्चावच के आधार पर भारत में क्या है, शीत प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कैसे पाई जाती है? क्योंकि अपने यहाँ पर कुछ एक चोटियाँ जो लगभग 8000 मीटर से क्या है, ऊंची है, 8000, और यहाँ पर तापमान क्या होता है, माइनस में चला जाता है, और इस वजह से यहाँ पर क्या बर्फ जमी रहती है, और बर्फीले क्षेत्र में कौन सी जलवायु हो जाएगी, शीत प्रकार की। तो यानी भारत में उच्चावच के आधार पर भिन्न भिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो इस आधार पर विषम प्रकार की जलवायु कहेंगे। ठीक है, उसके बाद में अपने पढ़ेंगे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो एक बच्चा है, उच्चावच कर लिया, पर्वतों की दिशा कर ली, समुद्र से दूरी कर ली। अब करेंगे अपने धरातलीय स्वभाव के आधार पर, यानी धरातलीय स्वभाव के आधार पर, धरातलीय स्वभाव के आधार पर भारत की जलवायु कैसी पाई जाती है। चलो चर्चा करते हैं, धरातलीय स्वभाव के आधार पर जलवायु कैसी पाई जाती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब धरातलीय स्वभाव की बात करें तो हर क्षेत्र का अपना क्या अलग अलग प्रभाव होता है। ठीक है, जैसे अपने कुछ एक जैसे रेतीली मिट्टी है, रेतीली मिट्टी हो गई, कोई समुद्री इलाका हो गया, समुद्री क्षेत्र हो गया, या पहाड़ी क्षेत्र हो गया, पहाड़ी क्षेत्र हो गया, या पठारी क्षेत्र हो गया, इनकी चर्चा करते हैं। यानी अलग अलग क्षेत्र की क्या होती है, अलग अलग विशेषता होती है। यानी रेतीली मिट्टी की बात करें, रेतीली मिट्टी की क्या विशेषता होती है, जिसे बलुई मिट्टी बोलते हैं अपने। ठीक है, या जो उसमें वैज्ञानिक भाषा में एंटीसोल भी बोलते हैं इसको, रेतीली मिट्टी को। इसकी विशेषता ये होती है कि बहुत ही ज़्यादा, यानी बहुत जल्दी जल्दी क्या होती है, ये गर्म होती है, और उतनी जल्दी क्या हो जाती है, ये ठंडी हो जाती है। यानी ये विशेषता, जैसे अपने पश्चिमी भारत में एक क्षेत्र पड़ता है जैसलमेर जिला, जैसलमेर जिले में क्या है, राजस्थान के जैसलमेर जिले में जो दिन का तापमान होता है वो तो क्या होता है 48 डिग्री के लगभग पहुंच जाता है, और वहीं रात के तापमान की बात करें तो 24 डिग्री के लगभग पहुंच जाता है। यानी यहाँ पर भारत का सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है, यानी तापमान में जो सर्वाधिक अंतर पाया जाता है वो कहाँ पर पाया जाता है, जैसलमेर में। क्यों पाया जाता है, रेतीली मिट्टी के कारण, यानी मिट्टी की ये विशेषता है। समुद्र के क्षेत्र की बात करें तो यानी समुद्र की क्या विशेषता होती है, जो जलीय क्षेत्र वो धीरे धीरे क्या होता है, गर्म होता है, और धीरे धीरे क्या होता है, ठंडा होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो जलवायु पाई जाती है वो लगभग कैसी होती है, समान प्रकार की जलवायु पाई जाती है। वहीं बात करें अपने पर्वतीय क्षेत्रों की, पहाड़ी क्षेत्रों की, तो पहाड़ में ऊंचाई पर जाएंगे, जैसे 8000 मीटर तक, 7000 मीटर तक ऊंचे चले जाएंगे, तो वहाँ पर क्या तापमान माइनस में रहता है। इस कारण वहाँ पर क्या होती है, ठंड, और वहाँ पर जलवायु कैसी हो जाएगी, शीत प्रकार की जलवायु हो जाएगी। तो यानी अलग अलग क्षेत्रों के आधार पर, यानी अलग अलग भूमि या धरातल की अलग अलग क्या होती है, विशेषता होती है, और उन विशेषताओं के कारण यहाँ पर भारत में जलवायु भी क्या है, अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। तो यानी धरातलीय स्वभाव के आधार पर भारत की जलवायु कैसी हो जाएगी, विषम प्रकार की जलवायु। यानी भारत में जो जलवायु पाई जाती है वो कैसी पाई जाती है, विषम प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो ये थे भी भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, यानी इन कारकों के आधार पर भारत में जलवायु कैसी पाई जाती है। थोड़ा सा एक आंकड़ा और देख लेते हैं, जैसे भारत की जलवायु को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। यानी आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भारत की जलवायु को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, तो उसका आंसर क्या रहेगा। तो देखो, भारत की जलवायु उसको सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक वो कौन सा हो जाएगा, पर्वतों की दिशा, पर्वतों की दिशा। यानी पर्वतों की दिशा है वो भारत की जलवायु को सर्वाधिक प्रभावित करती है। कैसे करती है, क्योंकि अपने मानसून पढ़ा था कि मानसून के कारण पर्वत जो समांतर है वहाँ पर वर्षा नहीं होती है, और जो इसके अपोजिट साइड में यानी टकराते हैं मानसून, वहाँ पर वर्षा क्या है, बाढ़ की स्थिति तक हो जाती है, यानी बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। तो यानी जो भारत की जलवायु है उसको सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा हो जाएगा, पर्वतों की दिशा। और यही क्वेश्चन भारत की जलवायु को सबसे कम प्रभावित करने वाला, सर्वाधिक की जगह सबसे
कम प्रभावित करने वाला कारक कौन सा हो जाएगा। तो इस आधार पर बात करें तो भारत की जलवायु को सबसे कम प्रभावित करने वाला कारक हो जाएगा अक्षांशीय स्थिति। अक्षांशीय स्थिति यानी अक्षांशीय जो स्थिति है वो भारत की जलवायु को बहुत ही कम प्रभावित करते हैं। कैसे? जैसे अपने बात करी थी भारत की अक्षांशीय स्थिति के आधार पर जलवायु, यानी उत्तरी भारत था, यानी कर्क रेखा से ऊपर था, वहां पर जलवायु कैसी थी? शीतोष्ण प्रकार की। और कर्क रेखा से नीचे का क्षेत्र था, वहां पर जलवायु कैसी थी? उष्ण प्रकार की। लेकिन क्या दक्षिणी भारत में उष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है? नहीं पाई जाती। क्यों नहीं पाई जाती? क्योंकि वहां पर क्या लगता है? समुद्री इलाका लगता है। इसके कारण वहां की जलवायु कैसी है? सम प्रकार की, समान प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जबकि उत्तरी भारत में बात करें शीतोष्ण प्रकार की पाई जाती है, थोड़ी बहुत शीतोष्ण पाई जाती है, लेकिन राजस्थान वगैरह क्षेत्र में क्या है? उष्ण प्रकार की भी जलवायु पाई जाती है। तो यानी भारत की जलवायु को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक वो तो कौन सा हो जाएगा? पर्वतों की दिशा। और सबसे कम प्रभावित करने वाला कारक वो कौन सा हो जाएगा? अक्षांशीय स्थिति। यानी अक्षांशीय स्थिति है वो भारत की जलवायु को सबसे कम प्रभावित करती है। उसके बारे में चलो, ये तो भिन्न भिन्न कारक थे, कारकों के आधार पर भारत की जलवायु कैसी है। लेकिन नॉर्मली क्वेश्चन आ जाए कि भारत की जलवायु कैसी है, भारत की जलवायु कैसी है, तब आपका आंसर क्या रहेगा? अगर कोई प्रॉपर कारक न देखे, अक्षांशीय स्थिति या पर्वतों की दिशा न देखे, सीधा पूछ ले कि भारत की जलवायु कैसी है, तो आपका एक ही आंसर रहना चाहिए मानसूनी। यानी भारत की जो जलवायु वो कैसी हो जाएगी? मानसूनी प्रकार की जलवायु है। ठीक है ना? यानी भारत की जो मानसून है तो अपने फसल वगैरह भी अच्छी होती है, अगर मानसून नहीं है तो फसलें वगैरह नहीं होती है। ठीक है? तो यानी भारत की जो जलवायु है मुख्य रूप से वो कैसी है? मानसून की जलवायु है। इसीलिए भारतीय कृषि को क्या कहते हैं? मानसून का जुआ। मानसून का जुआ। यानी भारतीय कृषि को क्या कहा जाता है? मानसून का जुआ। अगर मानसून अच्छा है तो कृषि भी अच्छी होती है, और मानसून अच्छा नहीं है तो कृषि नहीं होती, अकाल की स्थिति पड़ जाती है। ठीक है? तो ये थे दोस्तों अपने भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है? ये 5 कारक मुख्य रूप से भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। अब आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और अगर कोई त्रुटि हो तो आप सुधार हो तो हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि ये यहाँ पर आप में कमी है। ठीक है? लाइक कमेंट जरूर करें, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, कल अपने जलवायु का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। धन्यवाद।